ए भाई हम आ गए। यार ये ज्यादा शोर नहीं कर रहा? हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हम आ गए हैं। हाँ भाई, तो क्या मंजन बेचे थे हम लास्ट क्लास में? भाई ये बताओ, कोई वो पहली क्लास वाला बच्चा तो नहीं, खुदा ना खास्ता कोई? हर क्लास में कोई ना कोई नया बच्चा बैठा हुआ है। चलो सही है। भाई ये बैच बंद क्यों नहीं कर रहे? काफी आगे बढ़ गया ये। हाँ ये यार, ये आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात मुझे बुरी लग सकती है। अबे मैं क्या करूं, मुंह बड़ा कैसे करूं, खुद बताएं आप। अच्छा भाई, वो इस चैप्टर के अंदर ना। हाँ, फोन ऑफ कर दूं? भाई ताहिर भाई, आप एक जहमत कीजिएगा। फिर भी तुम लोग मुझे कह रहे हो। ये लोग खेलो, इन लोगों को दे दें, खेलते रहेंगे खुद ही। अच्छा भाई, एक टॉपिक है, ये चैप्टर जो है ना हमारा, समझे खत्म हो गया है, समझे? हुआ नहीं अभी, लेकिन आप समझ लें खत्म हो गया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं कुछ छोटे छोटे, और चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लेकिन उसको क्योंकि वो कोर्स का पार्ट है, इसलिए मैं करना ज़रूरी है। और उसमें से जो पहली चीज़ मैं आज आपको करा रहा हूँ वो है ग्राफ। यस, ग्राफ के मामलात जो हैं इसमें मौजूद हैं इस चैप्टर में। तो आए, ग्राफ को एंजॉय करते हैं। तो भाई ग्राफ्स का जो टॉपिक है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है वेलोसिटी फ्रॉम फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम नहीं भाई, फ्रॉम कह रहा हूँ, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ के जरिए। तो दो तरह के केसेस इस माशरे में पाए जाते हैं इसके, जिनमें से एक केस है कांस्टेंट वेलोसिटी का, और एक केस है वेरिएबल वेलोसिटी का। तो पहले हम बात करने जा रहे हैंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। तो ये है इसका ए पार्ट, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ भाई, दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, छापें। यहाँ तक पहुँच गए सब? भाई क्या कर रहे हो, जल्दी पहुँचो भाई। पहुँच गए? भाई क्लास के बाहर जाके ना कोई इस तरह बोलता हुआ नजर ना आए, बिल्कुल नॉर्मल बातें करना। ये तुम लोग अगर क्लास के बाहर मुझे इस तरह बोलते हुए देखे ना, तो मैं क्लास में नॉर्मल हो जाऊंगा फिर। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। मुश्किल है, मुश्किल। चलो भाई, पहला पॉइंट लिखो इसमें। यार मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैं क्लास में, वो ना मुझे सर के बजाय सड़ सड़ बोल रहे हैं। और जिस दिन मैंने पकड़ लिया ना, आपको अंदाजा तो है मैं कितना सख्त मिजाज आदमी हूँ। भाई मेरा मकसद है बच्चों को डरा के रखना। हाँ भाई लिखो, ग्राफ नहीं, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। नहीं, सोचो। ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इन केस ऑफ इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी in case of constant velocity is a
इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये जो है ना जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया ना, ये सिर्फ कोई इसके लिए नहीं है, डिस्प्लेसमेंट या टाइम के लिए नहीं है सिर्फ। जैसा आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने कुछ परसेंटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए थे, मैंने आपसे कहा था वो कि मोमेंटम के क्वेश्चंस नहीं थे, वो किसी भी टॉपिक से रिलेट किए जा सकते थे वो कैलकुलेशन। इसी तरह से जो ग्राफ वाली बात मैंने ये बताई आपको, इसका ताल्लुक इस डिस्प्लेसमेंट टाइम से नहीं है सिर्फ। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दो आप रिलेट कर रहा हूँ जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो और लीनियर रिलेशन हो। डायरेक्ट और लीनियर का मतलब ये होता है जैसे अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम को अगर रिलेट करें किसी फॉर्मूले से, ये जैसे एस इक्वल्स टू वी टी, ये एक ऐसा फॉर्मूला आ गया जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी मौजूद है और टाइम भी मौजूद है। आपको याद है मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होता है। तो इसमें ये v क्या है, कांस्टेंट के वेरिएबल, कांस्टेंट है ये। जब भी हम कांस्टेंट और इक्वल टू हटाते हैं तो आप प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे, और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू और कांस्टेंट लगा देंगे। तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि s इज प्रोपोर्शनल टू t, ये बात कही जा सकती है। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं और इनके दरमियान लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन मतलब इस पर पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। तो ऐसी दो क्वांटिटी का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ये कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात नहीं हो रही सिर्फ, हर उस जगह पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जहां डायरेक्ट रिलेशन आ गया और लीनियर रिलेशन आ गया, तो ये ग्राफ बनना ही स्ट्रेट लाइन है। दूसरा पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट लिखिए, स्लोप ऑफ द straight line, slope of the straight line, slope of the straight line represents the velocity. Slope of the straight line represents the velocity. हाँ भाई देखो जरा, आप इसके ये जो दो बातें मैंने आपको लिखवाई इनको जरा डायग्राम में चेक कर लो। एक कांस्टेंट वेलोसिटी को सपोज कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में 10 एक ऐसा नंबर है जिसे समझना सबसे ज़्यादा आसान होता है। अगर एक बॉडी है और वो बॉडी मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने सपोज कर ली कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बॉडी हर एक सेकंड में, जब 1 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो ये 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, फिर एक सेकंड में फिर 10 मीटर, फिर एक अगले एक सेकंड में फिर 10 मीटर। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो 1 सेकंड मैंने सपोज किया, उसमें ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए चल रही है बॉडी, और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 मीटर। तो कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए 10 ही सपोज करेंगे, या कोई एक नंबर आप सपोज करेंगे। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, तो देखें इसमें क्या मामला दिखेंगे आपको। 0 सेकंड में 0 डिस्प्लेसमेंट है, जब 1 सेकंड का टाइम गुजरा तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई 10 मीटर। एक और सेकंड गुजरा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 20 मीटर। एक और सेकंड गुजरेगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 30 मीटर। एक और सेकंड गुजरेगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 40 मीटर। इस तरह से इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो देखें ग्राफ का शेप जो बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। मैंने कोई मेजरमेंट्स करके ग्राफ नहीं बनाया, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसको बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन ही। तो भाई ये इसके मामला था। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बन गया ना, इसमें जो लाइन का स्लोप है वो क्या बताएगा आपको, वो आपको बताएगा वेलोसिटी। लेकिन इससे पहले ये पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। सही है, तो ये बताएं आप में से किसी को स्लोप का फॉर्मूला पता है, वायर और कोई फॉर्मूला। अच्छा वैसे मैं एक बात और बताऊं आपको, आप सब एक बच्चे ने जवाब दिया सही है आपका जवाब, हाँ वही वाई, जो उन्होंने डेल्टा वाली बात की थी वही बात, मतलब आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, सही बात है ये। और एक और बात बताऊं, जो बच्चा चुप बैठे हुए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको भी फॉर्मूला पता है स्लोप का। जब मैं आपको बताऊंगा आप बोलेंगे तो हमें पता था पहले से। तो स्लोप का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। स्लोप का ना एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आप ये। स्लोप का एक और नाम होता है जो कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, वो है टेन थीटा। नाम सुना है कभी, टेन का फॉर्मूला भी पता है आपको, तो इसका मतलब आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है। अगर टेन थीटा फॉर्मूला पता है तो आपको स्लोप का फॉर्मूला भी पता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला जरा पेश करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्होंने जो बात की थी ना y अपॉन एक्स, वाई एक्सिस का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर या बेस, और एक्स एक्सिस
तो इन्होंने यही बात बोली थी y अपॉन एक्स, जो मैंने कहा सही फॉर्मूला है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या चीज़ होती है, टेन थीटा। तो इस ग्राफ का जो है ना, जो स्लोप बन रहा है ना, वो वेलोसिटी बता रहा है, और स्लोप का मतलब टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर का मतलब वाई एक्सिस, बेस का मतलब एक्स एक्सिस। इसको जरा चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ये मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी को सपोज करके ग्राफ बनाया है। और अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं इस लाइन पर कहीं भी वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, तो क्या वेलोसिटी कैलकुलेट होगी? हाँ भाई, क्या आएगा ये बताओ, ये कितने? अच्छा, दिखाई दे रहा है सही। हाँ भाई, क्या वेलोसिटी आएगी यार? तुम लोग कैसा आवाज, मुझे लग रहा है इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है। ये और भी किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है पीछे? चल भाई चल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। या तो तुम एक काम करो, चेयर आगे खाली पड़ी, या तो आगे आ जाओ, क्योंकि बाकी किसी को मसला नहीं हो रहा पीछे। हाँ भाई, तो पॉइंट ये है कि ये क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, और जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया मैंने एक वैल्यू को रखते हुए प्लॉट किया, वो वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो वेलोसिटी सॉरी स्लोप कैलकुलेट करूंगा, यानी वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड ही बनेगा। तो जो मैंने पॉइंट्स लेकर इसको प्लॉट किया है ना, मैं उनके अलावा कोई एक पॉइंट अज्यूम करता हूँ, और उसके ऊपर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करके देखते हैं, अदर देन प्लॉटेड वन पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं, इनके अलावा अगर कोई पॉइंट देखा जाए, जैसे 1 2 3 4, ये तीन तो मैंने यूज कर लिए इसकी कैलकुलेशन के दौरान में। इनके अलावा एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट 2 और 3 के बीच में आ जाइए। यानी ये कितना टाइम है ये बन जाएगा 2.5 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और ये मैंने बना दिया एक परपेंडिकुलर। हाँ भाई, अब देखें, मुझे चाहिए इसका स्लोप, और स्लोप का मतलब हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेशन इसकी इधर कर रहा हूँ, बल्कि आप लोग इसको साथ साथ चलाते रहें। हाँ भाई, स्लोप का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ग्रेडियंट या टेन थीटा, और इसी को आप नाम दे देंगे टेन थीटा। तो इस तरह से देखो, स्लोप का जो फॉर्मूला बन गया वो बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ जो परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और बेस यानी एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी मौजूद है, इस पे मौजूद है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या चीज बन जाएगी, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है स्लोप। समझ आई बात? और अगर हम इसकी कैलकुलेशन की अगर बात कर लें, तो देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, मुझे स्लोप अगर चाहिए इसका, तो स्लोप का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। अब जरा चेक करें डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इस पॉइंट पर वैल्यूज क्या क्या बन रही है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू आ रही है, जरा चेक करें यहाँ पर, ये तकरीबन कितनी बन रही है, तकरीबन 25। 20 30 का मिड पॉइंट आ रहा है, यानी कि 25। और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना आ रहा था, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो यही हमारे पास वेलोसिटी आनी चाहिए थी। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है, तो एक ही वैल्यू मिलेगी आपको हर जगह पे। अब इसको यहाँ तक जरा कॉपी करो, फिर इसका एक वेरिएबल वेलोसिटी का भी केस है, उसको डिस्कस करते हैं। डिफरेंस है, देखें वेलोसिटी में आप डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नहीं होती वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आप चेंज काउंट करें, जीरो से पहले 10 हुई स्पीड, मतलब डिस्प्लेसमेंट, जीरो से 10 हुई, फिर 10 से 20 हुई, फिर अगले सेकंड में 20 से 30, फिर अगले सेकंड में 30 से 40। चेंज कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, और जितनी भी देर में वो चेंज आ रहा है उससे डिवाइड कर दें। अगर ये चेंज कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये अगर वेरिएबल चेंज आ रहा है, तो वेरिएबल वेलोसिटी। सिंपल। नहीं, स्पीड नहीं बढ़ रही। देखें फिर वही बात, स्पीड क्या चीज़ होती है, तो आप बताएं जरा, स्पीड क्या होती है, डेफिनेशन बताएं, बोलें। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, आपने जो बोला स्पीड बढ़ रही है, स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होती है? चेंज ना।
चेंज कितने कितने का आ रहा है, 0 से 10 चेंज कितना आया, मैं काम करता हूँ लिखता जाता हूँ, 0 से 10 कितना चेंज आया, 10, कितनी देर में, 1 सेकेंड में। तो ये वेलोसिटी कितनी बन गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अगले सेकंड में क्या हुआ, 10 से स्पीड कितनी हो गई, 20, चेंज कितने का आया, 10 से 20 जाएंगे, 10 का चेंज आया कितनी देर में, 2 सेकंड, नहीं 2 सेकंड में क्यों, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। पहले मैंने क्या बात की, 0 से लेके 1 सेकंड का टाइम चेंज हुआ, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से 10 मीटर बढ़ गई, आपने इसको इससे डिवाइड किया। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगले 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, तो आप कह रहे हैं भाई मजीद 10, यानी कि यहाँ से बॉडी यहाँ पहुंच गई, लेकिन टाइम आप यहाँ से काउंट कर रहे हैं, ये क्या खुला तजाद नहीं है, आप टाइम भी यहाँ से काउंट करें ना, फिर कितना टाइम गुजरा, 1 सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ बॉडी पहुंचेगी और टाइम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो हर बार क्या डिस्टेंस कवर होता हुआ दिख रहा है, 10 10 10, टाइम कितना आ रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर अगले सेकंड की बात करूँ, तो अगले सेकंड में भी 10 मीटर का ही डिस्टेंस कवर हुआ, और 1 सेकंड में ही कवर हुआ। और अगर आप कहते नहीं मुझे शुरू से चेक करना है, तो आप फिर इसको यूं देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी शुरू से देखें, टाइम भी शुरू से देखें। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 20, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम 20/2 करिए, वही 10 बात। और अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों चीजें वेरी कर रही हूँ, टाइम तो 1 सेकंड गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर कवर नहीं हुई, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर कवर नहीं हुई, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई, तो उसका मतलब होगा वेरिएबल वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी नहीं, अलग अलग वेलोसिटीज हैं। यार क्या वाहियात डायग्राम बनाई तूने कसम से। अच्छा बाज बच्चे काम ऐसा करते हैं ना, टीचर को लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत सुगढ़ने से अच्छा काम कर रहे होते हैं। हाँ बाज बच्चे ऐसा काम करते हैं, शर्मिंदगी होती है, हम यार ये किया, अच्छा रफ है, फिर सही है। हाँ भाई नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 2, इसकी जो सेकंड टाइप है वो है वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी। हाँ भाई, तो अगर आप लोग इजाजत दें या ना दें, दोनों सूरतों में करूंगा तो मैं अपनी मर्जी, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं इसके पॉइंट्स बता दूं। भाई माशाल्लाह तुमने इजाजत दे दी, चलो छापो, लिखो ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम in case of in case of variable velocity, in case of variable velocity is a is a curve, is a curve, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखें, slope of the tangent, slope of the tangent, slope of the tangent, कसम से मैं इतनी आराम से बोल रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये शी इज द टेंजेंट, शायद यही स्पेलिंग होती है। तुम लोग ऐसी ऐसी हरकतें करो, आज 4 बच्चों की नई नए एडमिशन हुए हैं, पहले दिन आए, क्या सोचेंगे वो, कैसा माहौल है क्लास का, यानी कि अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा नए वाले बच्चों पे। हाँ भाई, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट represents represents the velocity at that point, represents the velocity at that point। हाँ भाई अब देखें, जब आप वेरिएबल वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा,
कर्व बन जाएगा। तो देखा भाई, जैसे कि ये हम कर्व बना लेते हैं, शी इज द कर्व। ये क्या बन गया भाई? कर्व बन गया। अब आप बताएं, इस कर्व के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा किसी भी पॉइंट पे, तो मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी या डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी? क्योंकि ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर भी आप वेलोसिटी की कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, आप उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कहते हैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को जो किसी कर्व या किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करके गुजर जाए। जिस पॉइंट को टच करके गई वो लाइन, स्ट्रेट लाइन, उस पॉइंट का टेंजेंट बोलते हैं उस स्ट्रेट लाइन को। तो सही है, क्या बात बताई मैंने? टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व या सर्कल को एक पॉइंट से टच करके गुजर जाए। जिस पॉइंट को वो लाइन टच करके गई है, उस लाइन का टेंजेंट, उस पॉइंट का टेंजेंट कहलाता है वो स्ट्रेट लाइन। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर वेलोसिटी कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2, 3 और 4 सेकेंड्स में वेलोसिटी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक वेलोसिटी देखो मुझे चाहिए इस पॉइंट के ऊपर 2 सेकेंड पर। तो मैंने यहाँ पर एक वेलोसिटी चाहिए, एक वेलोसिटी मुझे चाहिए यहाँ पर यानी कि 3 सेकंड में, यानी यहाँ पे एक वेलोसिटी मुझे चाहिए यहाँ पर 4 सेकंड में। तो मैं इन तीनों पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए हैं, 1, 2, 3, इन तीनों पॉइंट्स में बताइए सेम वैल्यूज आएंगी या डिफरेंट वैल्यूज आएंगी? डिफरेंट वैल्यूज जब आएंगी, तो डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए मुझे 3 डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। तो देखें वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, तीनों टेंजेंट्स कहाँ हैं? एक स्ट्रेट लाइन देखो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, ये इस वाले 2 सेकंड का जो पॉइंट था ना, ये उसका टेंजेंट आ गया। ये इस लाइन को, इस पॉइंट को टच करते हुए गुजर गई लाइन। ये एक टेंजेंट हो गया इसका, जो 2 सेकंड मैंने ड्रॉ किया। एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से, ये एक और टेंजेंट आ गया जो कि 3 सेकंड के पॉइंट का टेंजेंट है। एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर बना दी, ये हो जाएगा इस पॉइंट का टेंजेंट, जो कि बिल्कुल गलत बना है। ये कई पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है। ये हो जाएगा इसका टेंजेंट, ये हो जाएगा टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2, टेंजेंट नंबर 3। अब इन तीनों में जरा एक चीज गौर करें, इन तीनों के एंगल्स यानी जो स्लोप्स हैं, वो सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं? यहाँ पे अलग एंगल बन रहा है, यहाँ ये एंगल अलग हो गया, यहाँ ये एंगल और अलग हो गया। मतलब ये तीनों अलग अलग वेलोसिटीज बन गई। अब आइए जरा इनकी कैलकुलेशन के ऊपर। अगर हम इनकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों को ट्राइंगल की शक्ल देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन। अच्छा, इस लाइन की कोई कैद नहीं, अगर आप इसको आगे ले जाएंगे ना, इतना टेंजेंट को अगर यहाँ तक ले जाएंगे, तो ये भी बढ़ जाएगा आगे, ये भी बढ़ जाएगा आगे। जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही ये इंक्रीज होगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस लाइन में आपको कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रही थी, मैं इस लाइन की लेंथ अगर बढ़ा दूं, जहां तक भी ले जाऊं, इस एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा? स्लोप तो एक ही निकलेगा हर पॉइंट के ऊपर। यही लॉजिक इधर की भी है। टेंजेंट की लेंथ क्या होगी वो आपके ऊपर है, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी लेंथ रख दें, उस पॉइंट के ऊपर एक ही स्लोप आएगा, उसका एक ही एंगल होगा और उस पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ। तो इसकी लेंथ का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से इधर से भी आप ले आएंगे इधर, और इधर से भी ले आएंगे इधर। अब आप देखें, मैं किसी भी स्लोप का अगर किसी भी टेंजेंट का अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, तो स्लोप का मतलब हो जाएगा tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब वेलोसिटी, बेस का मतलब टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम निकालेंगे इस पॉइंट पर जो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालेंगे इस पॉइंट पर, जो भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी निकलेगी। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ये डिस्प्लेसमेंट यानी परपेंडिकुलर, ये बेस यानी कि टाइम, आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया, यानी कि परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया, स्लोप कैलकुलेट किया यानी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। ये तीनों अलग अलग वैल्यूज देंगे। एक बात और मुझे बताओ जरा, इस डायग्राम को देखते हुए 1, 2 और 3, इन तीनों पॉइंट्स पर आपको सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पर नजर आ रही है? नंबर 3 पे। कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चल रहा है? स्लोप सबसे ज्यादा है वहां पर, या ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट यहाँ कवर हुई है और सबसे छोटे टाइम में कवर हो रही है। और सबसे कम स्पीड कहाँ दिख रही है? 1 पे सबसे कम स्पीड दिख रही है। कैसे दिख रही है? सबसे छोटा डिस्टेंस कवर हो रहा है सबसे बड़े टाइम में। सही है। और दूसरी बात, वैसे आपको देखने में नजर आ रहा है, एक ये एंगल है, एक ये स्लोप है, एक ये स्लोप है। सबसे बड़ा स्लोप कौन सा वाला है इनमें? 3 वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी वेलोसिटी वही है। सही है। इस डायग्राम को बना लो और कान बंद कर लें अपने अपने, हम चाय पी रहे हैं। ओए होए होए, क्या छिड़काव होता है ना सर चाय पीने में। हाँ बोले। तो मैं इस पे 10 टेंजेंट बना दूं, मतलब 10 का मतलब मैं एक टेंजेंट बना दूं 0.5 पे, एक 1 पे, एक 1.5 पे, एक 2 पे, तो आपकी मर्जी है। मैंने
2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड पर मैंने सोचा मैं वेलोसिटी निकालता हूँ। अब जरूरी, अब मैं तो आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे भी बना सकता था इसको, कंपैरिजन करने के लिए मैंने 3 बना दिया अपनी मर्जी से कोई भी। अब जैसे यहाँ पर मैंने जो प्लॉट किए हुए पॉइंट्स उनके अलावा बनाया था, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी सिंपल थी इसकी, क्योंकि कांस्टेंट का केस था, तो मैंने इसलिए अदर देन प्लॉटेड वन पॉइंट्स मैंने एक अलग ही वैल्यू बना दी। 2.5 की मैंने वेलोसिटी की कैलकुलेशन की, क्योंकि एक ही वैल्यू आनी थी, कहीं से भी निकाल लेता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कंपेयर कराना था, इसलिए मैंने 3 टेंजेंट बना दिए। क्या 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 डिस्प्लेसमेंट के लिए ना आपको इधर चल के आना पड़ेगा। जैसे इसकी आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लेके आ जाइए यहाँ। तकरीबन क्या दिख रहा है ये? हाँ, कहाँ से शुरू हो गए, कहाँ से शुरू हो गए? 10 से 20, चेंज कितना आया? 10 है ये। इसी तरह से आप टाइम को यूं देखेंगे अंदाजन, ये तकरीबन 2.5 से लेके 3.5 तक जा रहा है। टाइम कितना आ गया? 1 सेकेंड। 2.5 से 3.5 1 सेकेंड हुआ ना, यानी कि 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है कितनी देर में? 1 सेकेंड में। यानी कि इस पर तकरीबन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। इसको चेक करो, ये जरा ज्यादा सा नहीं समझ में आएगा। अंदाजन बताना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस बन रहा है? 10 नहीं बोल सकते इसको आप, ये शुरू यहाँ से तो नहीं हो रहा ना, यहाँ से हो रहा है तकरीबन। अंदाजन कोई वैल्यू बताओ उसकी, अंदाजन। 5 समझ लो, चलो 5 से लेके यहाँ तक 10 तक डिस्प्लेसमेंट क्या आई? 5 आ गई। टाइम को जरा चेक करो, अंदाजन बात कीजिएगा, एक्यूरेसी नहीं चाहिए। कितनी देर? 1.5 से 2.5, टाइम कितना गुजरा? 1 सेकेंड। यानी 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है 1 सेकेंड में। 5 की स्पीड बन गई। यहाँ पर बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे बॉडी की स्पीड तकरीबन 10 थी। ये काम जरा यहाँ पे चेक करो, यहाँ से चलते हुए आ जाए, कहाँ से कहाँ जा रहा है ये? तकरीबन 25 से लेके, इसका टाइम जरा चेक करो, ये टाइम कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? ये आधे सेकंड का टाइम होगा तकरीबन। आधा सेकंड यहाँ से काउंट कर लो, आधा सेकंड यहाँ से काउंट कर लो। हाँ, बल्कि नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, ये तकरीबन आधा सेकंड का चेंज बन रहा है। 0.25 सेकंड बना है, हल्का सा यहाँ पीछे, ये हल्का सा यहाँ से आगे जा रहा है। तकरीबन आधा सेकंड बनेगा, यानी 0.25 सेकंड यहाँ से यहाँ, फिर 0.25 सेकंड यहाँ से यहाँ। अबे 0.25 आधा सेकंड हुआ ना, 0.5 सेकंड बनेगा। 0.5 होता है ना, क्या हो गया? तो 15 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है 0.5 सेकंड में। आप ये कैलकुलेशन करेंगे 30 बनेगा। मतलब चेंज देखा जाता है। अब इसको लेके जाएंगे वहां तक, देखेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक का चेंज आ रहा है। अबे क्या बहका रहा है तू उसको, इसकी बातों में मत आना, सही आदमी नहीं है ये। फिर भी वहीं बैठा हुआ बीच में सैंडविच बन गए हैं, शौकीन। हालांकि तुझे पता है वो सही आदमी नहीं है। अच्छा बस सही है, मुझे चाय पीना दो यार, ड्रामे नहीं करो। हाँ भाई, छाप के बता देना मुझे किसी ना किसी दिन। भाग गई तो यार, तुम लोग तो बड़ी स्पीड में भाग रहे हो। चलो नया टॉपिक शुरू करते हैं। बल्कि यार मेरे पास एक और काम है तुम लोगों को देने के लिए, सबर। भाई सब लोग बताएं, सब लोग पहुंच गए? कोई कॉपी तो नहीं कर रहा अभी? सब पहुंच गए? भाई जो कॉपी करा बता दो, मैं मिटा दूंगा, बस चीखना नहीं, हम बता रहे हैं। चलो जल्दी छापो, जाने काट के जल्दी ली मेन स्टोरी। अबे कहाँ गिर जाऊं उसके ऊपर? अच्छा आपको सेल्फी लेनी है? भाई तू ले ले भाई। मुझे वैसे ही कैमरे से मसला है। पूरी बात नहीं बता रहे, सब बोर्ड की तस्वीर लेनी है, आप भी आ रहे हैं, शक्ल गुम करना थोड़ी सी। नहीं, हमेशा अजीब बात करेंगे, साइड में हो जाए, देख रहा मैक्सिमम साइड पर हूं मैं। हाँ भाई डन। चलो नेक्स्ट लिखो इसी तरह से, जहां वेलोसिटी लिखा हुआ ना वहां पे आप लिखेंगे एक्सेलरेशन, और फ्रॉम के बाद लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यार ये बताओ, तुम्हें से कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसने ऑनलाइन क्लास ली हो इसी बैच की कभी? ऐसा है कोई? यार ये बताओ, जो मैं चाय पी रहा हूँ ये आवाजें आती हैं घर पे? है, आती है ना बुरी आवाज, यही तो मेरा मकसद है। इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ। और तुम लोग हैंड्स फ्री लगा के क्लास लेते हो या ऐसे ही शुरू हो जाते हो घर में, ऐसे ही खुला स्पीकर रखा है? हाँ। हाँ तो उससे तुझे बड़ा सवाब मिलेगा। जैसे देखो, क्लास की बातें क्लास में रहनी चाहिए। हाँ क्या मतलब? हाँ, क्यों सेम बनेगा? एक्सेलरेशन की जो बात हो रही है, हाँ एक्सेलरेशन बोले, सेम बनेगा, उससे मैं अल्फाज चेंज करूंगा सब कुछ यही रहेगा।
सेम, कोई चेंजिंग नहीं आएगी डायग्राम में, ना फॉर्मूले में, हर चीज सेम रहेगी। हाँ भाई देखो इधर, अब हम दूसरा जो काम शुरू करने वाले हैं वो ये है कि हमें एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन चाहिए। एक्सेलरेशन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ खातून आपका सवाल क्या था, दोबारा पूछा जरा। स्लोप वाली बात, वो यही चीज दोबारा आएगी ना। लेकिन ये जो स्लोप आप निकाल रहे हैं ना, ये ओवरऑल स्लोप नहीं है, ये किसी एक टेंजेंट का स्लोप है। फॉर्मूला लेकिन वही रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उस स्लोप में जो आप निकाल रहे हैं जिस लाइन का स्लोप, वो स्लोप हर जगह पे अलग अलग है। इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट की बात करेंगे तो एक ही लाइन जा रही है, इसमें वो टेंजेंट वाली कहानी नहीं आती। फॉर्मूला स्लोप का एक ही है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ मैंने बताया तो, अभी इसको इतनी पूरी कहानी बताई थी कसम से यार। अल डैश, चलो ये देखो यार, एक तो ये लाइन भी ना सीधी नहीं जा रही, पर अंदाजन बना लो चलो। नहीं नहीं, स्केल यूज करना गब्बर की बेइज्जती है। हाँ भाई, ये देखो मैं यहाँ से, ये इसका वाई एक्सिस शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। इस लाइन को भी मैं आगे ले आता हूँ तकरीबन, इसको आप वैसे 10 मान लें, वैसे 10 है नहीं, आप सपोज कर लें 10 है। अच्छा इसी तरह से इसका टाइम जरा चेक करो, यहाँ से ये टाइम स्टार्ट हो रहा है, अंदाजन बताएं क्या बोलना पसंद करेंगे इसको आप। 2.75 ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में भी। इसी तरह बताएं इसको क्या बोलना पसंद करेंगे, 3.5 बोलना पसंद करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या बताया, क्या बोलना चाहिए इसको, 2.75, यानी ये जो टाइम स्टार्ट हो रहा है ना इसका 2.75 से स्टार्ट हुआ, इससे आप क्या बोलना पसंद करेंगे। 3.4, एक डिजिट और बोलें कोई, 4 के बाद 5 कर लें चलें। टाइम बताएं कितने सेकंड से गुजरा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम गुजरा है, इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। 3.45 और 3.75, तो 45 और 25 कितना होता है, 7.70, 0.7 बनेगा, 0.7 बनेगा। आप कैलकुलेटर से डिफरेंस निकाल के देखें, 3.45 में से 2.75 माइनस करेंगे तो तकरीबन 70 बनेगा, यानी 0.70। सही। टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 0.70 आ गया, और इस दौरान में डिस्टेंस कितना कवर होता हुआ दिख रहा है। तो आप इसकी स्पीड जब निकालेंगे ना, यहाँ पर स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट का इस तरह से, 0 पॉइंट नहीं, ऊपर आ गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि 10, और नीचे आ जाएगा 0.70, ये था मीटर और टाइम था सेकंड। जो भी इसका आंसर आएगा उतने मीटर पर सेकंड स्पीड है इस जगह पे, इस पॉइंट के ऊपर। वो स्पीड सिर्फ यहीं पर होगी और कहीं नहीं होगी। आप यहाँ जरा सा चेंज करेंगे तो एंगल एक अलग आएगा, अलग टेंजेंट बनेगा, अलग वेलोसिटी आएगी फिर। इसको मैं मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन ग्राफ इसी पे ही बनाना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसको समझना, कौन है ये शौकीन, ये कहाँ पढ़ लिया तुमने। हाँ, ये आपके कोर्स का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा भाई, अब देखें यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी, और टाइम की जगह पे आप यहाँ टाइम रहने देंगे। अच्छा इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। भाई बच्चों जरा तवज्जो रखो यहाँ पे, टाइम की जगह पे टाइम रहेगा, ये मैंने वेलोसिटी रखी है मीटर पर सेकंड में, और ये वेलोसिटी भी मैंने रखी है मीटर पर सेकंड में। तो इसके भी ना दो केसेस आएंगे, आप उसी पैटर्न के ऊपर बिल्कुल पहले ये हेडिंग लिखने के बाद लिखेंगे कांस्टेंट, और वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा अभी सेम पॉइंट्स आप यहाँ पर रिपीट कर देंगे। क्या क्या पॉइंट्स थे कि जैसे मैंने वहां पर लिखवाया था ना कि ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जहां जहां पे लफ्ज वेलोसिटी इस्तेमाल हुआ था पहले वाले ग्राफ में, वहां आप क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्सेलरेशन लिख देंगे। जहां जहां एक्स डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ था वहां पर आप वेलोसिटी लिख देंगे। जैसे देखो डायग्राम में यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, मैंने वेलोसिटी लिख दिया। हेडिंग में जहाँ डिस्प्लेसमेंट था वहां मैंने वेलोसिटी लिख दिया, जहाँ वेलोसिटी था मैं एक्सेलरेशन लिख दिया।
हाँ जी, सेम फॉर्मूला स्लोप का एक ही होता है, कोई भी क्वांटिटी आप लिखना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप ये देखेंगे उसमें कि डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी, वाई अपॉन एक्स में वाई एक्सिस पे क्या क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पे खबर, मिसाल के तौर पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये यहाँ मैंने रख दी फोर्स और यहाँ मैंने रख दिया एक्सेलरेशन। मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये इसका स्लोप बताओ क्या क्वांटिटी बनाएगा। ये कैसे अंदाजा लगाया आपने, क्योंकि आपको पता है स्लोप की बात हो रही है। स्लोप होता है वाई अपॉन एक्स, वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, फोर्स, एक्स पे क्या लिखा हुआ है, ए। एफ अपॉन ए क्या चीज होती है, एफ इक्वल्स टू एम है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ये एक्सेलरेशन का ए है, प्रेशर नहीं लिखा हुआ है, सही है, तो ये होता है एम। तो ये जो स्लोप है ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है। यही काम अगर आप यहाँ पर ए की जगह पर अगर एरिया लिख देते हैं, चलें मान लें एरिया, तो ये प्रेशर बन जाएगा फिर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक को डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं। आपने जो बात की कि वेरिएबल एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करें, ये आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस नजर आ रहा है। इसमें क्या कंडीशन बनेगी कि हर पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन आएगी ना वो डिफरेंट आएगी, हर पॉइंट के ऊपर। और डिफरेंट एक्सेलरेशन का जो केस है ना, ये हमारी बुक में कहीं भी प्रैक्टिकली डिस्कस नहीं हुआ। ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये ग्राफ आपकी बुक का ग्राफ है, इसकी एप्लीकेशन कहीं नहीं है। हाँ, एक्सेलरेशन और टाइम का भी ग्राफ चाहिए, वो एक अलग कहानी है, वो कहलाता है जर्क। ये आपके कोर्स में नहीं, वो लिखा हुआ होगा बुक में, लगा है आपकी बुक में नहीं है, तब ऐसा वो अभी रास्ते में वो आ रहा है। इसके बाद उसको हम कहते हैं जर्क। एक्सेलरेशन और टाइम जो होता है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इसे कहा जाता है जर्क। ये जर्क का कॉन्सेप्ट होता है, इसकी एप्लीकेशन हमारी बुक में नहीं, कहीं फिर करूँ एक और बार। मैं आपको समझा देता हूँ, मसला नहीं है समझाने में, पहले इसको कॉपी कर लें। मेरा कोई मसला है, मैं तो आपको इसकी एप्लीकेशन ही बता दूंगा पूरी, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आपके आसपास है इसकी एप्लीकेशन, आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे तो हमें पता था पहले से, क्योंकि फिजिक्स जो है वो नेचर की साइंस है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपके आसपास मौजूद है। मैं तो सोचता हूँ फिजिक्स में शुक्र है जिन्नात का टॉपिक नहीं है, जिन्नात भी हमारे आसपास होते हैं, वरना वैसे भी होते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है वैसे ही। वो भाई जिन्नात की बात हो रही है, चुड़ैल की बात नहीं हो रही। चुड़ैल तो कोई चीज़ ही नहीं होती, तुझे मिली है कभी? ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब तेरा वहम है। कौन से रोड पे, डालमिया रोड पे? अबे बस कर दे, मैं कई बार गया हूँ, मुझे तो नहीं मिली कभी। एक तो मेरी बेइज्जती हो जाए, पब्लिक ऐसा खुश होती है कि बस। हाँ तो मैं फील ही नहीं कर रहा, मैं जाओ, जाओ जीत दे दी जाओ, खुद ब खुद। अबे बस कर दे यार। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, यार बस कर दे। ये तुम जैसे लोगों की वजह से ना ऐसी अफवाहें फैलती हैं। उनको खा लिया था चुड़ैल ने, फिर अगर रुक जाते तो चुड़ैल खा लेती उनको। और ये कौन सी मस्जिद हो रात के 2 बजे खुली हुई थी? इस कहानी में बहुत झोल है, मैं ना मानूं इसको। नहीं भाई नहीं, इस शेर में शायर ने कुछ बनाया है स्टोरी। हाँ भाई, ये छाप लिया आप लोगों ने? वेरिएबल वेलोसिटी और, एक मिनट, जरा जोर से बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। ना, बिल्कुल अलग चीज है दोनों। वेरिएबल वेलोसिटी अलग चीज है, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है यूनिट टाइम में कवर होने वाला डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन में लफ्ज एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी वेरिएबल चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यूनिट टाइम में जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, वो एक जैसा चेंज नहीं आएगा, वो अलग अलग चेंज आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं इस मार्कर को अगर यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। मैं इसको छोड़ दूंगा, इसकी स्पीड चेंज होगी?
1 सेकंड बाद क्या स्पीड हो जाएगी इसकी? 10। सही है, 9.8 की 10 बोले। 2 सेकंड तक अगर ये गिरता रहा, क्या स्पीड हो जाएगी 2 सेकंड बाद? 20। 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, कितना कितना चेंज आ रहा है? तो इसका मतलब कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी नजर आ रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब आप एक गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, एक्सेलेटर आपके पाँव में, सही है। आपने गाड़ी का एक्सेलेटर एक जगह रख दिया, यूं प्रेस किया और एक ही जगह रोका हुआ है, गाड़ी को एक ही एक्सेलरेशन मिल रही है। सपोज करो वो एक्सेलरेशन 10 है, सपोज। तो आपकी गाड़ी की इनिशियल स्पीड 0 है, 1 सेकंड बाद स्पीड 10, 2 सेकंड बाद स्पीड 20, 3 सेकंड बाद स्पीड 30। आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होगी, एक स्पीड नहीं है, बढ़ती हुई स्पीड है, लेकिन एक ही रेट से बढ़ रही है। फिर आपने एक डैश बना किया, वो क्या? पहले आपने एक्सेलेटर एक जगह रखा हुआ था, अब आप उसको यूं खेलना शुरू कर, तो गाड़ी कैसे चलेगी? ये आपके सवाल का जवाब है। यूं यूं कर रहा है हम गाड़ी में बैठ के एक्सीलेटर, ये कैसी एक्सीलरेशन है? वेरिएबल या यूनिफॉर्म? वेरिएबल है ना, कभी इस तरह दबा रहे हैं, कभी हल्का सा, कभी तेज, कभी हल्का, कभी गाड़ी यूं ही चलेगी, जर्क लगना शुरू हो जाएंगे। ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये आपके बुक में कहीं ना आपने पढ़ा नहीं है इसके बारे में कभी भी, आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे, या आपने सुना है इसके बारे में, कभी लिखा नहीं है। इसे कहते हैं जर्क। इस जर्क का मैं गाड़ी की जैसे मिसाल दे रहा हूँ ना, इस जर्क का आपकी गाड़ी के अंदर बाकायदा एक सेंसर लगा हुआ होता है जो इस जर्क को सेंस करता है, और उसके हिसाब से, उस सेंसर के हिसाब से गाड़ी के अंदर कुछ क्या कहते हैं, सेफ्टी के लिए कुछ चीजें दी गई, जिनमें सबसे ऊपर की चीज है सीट बेल्ट। भाई एक चीज सोचने वाली है ना, अल्लाह ना करे किसी गाड़ी के अगर एक्सीडेंट होता है, तो भाई गाड़ी टकराती है, अंदर बैठे पैसेंजर क्यों नुकसान उठाते हैं? लोग तो नहीं टकराए थे ना, कौन टकराया था जाके? अंदर बैठा बंदा जख्मी हो गया उसकी वजह से। वो असल में देखें, गाड़ी के टकराने से इंसान को नहीं होता कुछ, अंदर बैठे हुए जो लोग हैं ना, उन्हें गाड़ी के टकराने से कुछ नहीं होता। उनको मसला होता है कहाँ से, जब गाड़ी टकराती है ना, तो गाड़ी एक स्पीड से चल रही है, कहीं से जाकर टकराई गाड़ी। गाड़ी के जो एक्सीडेंट का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन, वो मेरे ख्याल है कोई 1 से 2 सेकंड का पूरा सीन होकर गुजर जाता है। उस 1-2 सेकंड के अंदर जो अंदर बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी जो हालत होती है, वो कुछ इस तरह की होती है कि आप एक बॉक्स के अंदर कुछ कोई पत्थर रख दें कुछ, और बॉक्स को ना जोर से यूं हिला दें 1 सेकंड का, तो अंदर जो पत्थर हिलेंगे ना, इस तरह बंदे आपस में और गाड़ी के डिफरेंट पार्ट से आकर टकराते हैं। अगर भाई इसके ऊपर रिसर्च हुई, उसके बाद ये देखते हैं, नतीजा निकाला गया कि अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो पैसेंजर्स जहाँ बैठे हुए हैं वो उस ड्यूरिंग 1-2 सेकंड जो क्लैश होता है, उसमें वहीं बैठे रह जाएं, तो नुकसान उठाने से आप बच सकते हैं। गाड़ी का नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, लेकिन जान का नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या चीज़? सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट, हम लोग ऐसे ना थोड़ी सी जंगजू कौम है, पाकिस्तानियों की बात हो रही है, हम जरा जंग, हम सेफ्टी वेफ्टी नहीं चाहते, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं सीट बेल्ट लगाने का। आजकल थोड़ी सख्ती हो गई, आजकल हमारे पिछले 3-4 साल में थोड़ी सख्ती हो गई है, तो ड्राइवर का सीट बेल्ट लगाने का फिर थोड़ा रुझान हो गया है, लेकिन आपको अपने आसपास कोई भी पीछे बैठ के तो सीट बेल्ट लगाता वो मिलेगा ही नहीं। ये हमारे यहाँ रिवाज अभी आया ही नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं आपको साथ बैठा बंदा भी सीट बेल्ट में दिखेगा, ऐसा तो बहुत कम होगा, पीछे वाला लगाता ही नहीं है, ड्राइवर ने लगाना शुरू कर दिया यहाँ पे। होता है क्या, देखें आप सीट बेल्ट को पकड़ें और उसको खींचना शुरू करें, वो विंडशील्ड तक पहुंच जाती है बेल्ट, तो आपको टकराने से रोकेगी कैसे? भाई अगर सीट बेल्ट अगर लगी हुई है तो वो तो खींच जाती है ना, पूरी आगे तक पहुंच जाती है। तो उस क्लैश के दौरान बेल्ट लगा के आप टकरा जाएंगे, फर्क क्या पड़ेगा? वो जो बेल्ट लगी हुई है ना, वो सिर्फ बेल्ट नहीं है, उसके साथ एक सेंसर लगा हुआ होता है। वो सेंसर जो होता है ना, वो आपके ब्रेक पैडल जो होता है ना, ब्रेक पैडल, इसके नीचे वो सेंसर लगा हुआ होता है, और आपके ब्रेक पे पाँव रखने के अंदाज को वो सेंस कर रहा होता है। सही ना? अगर आप सपोज करें कि आप स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी, 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, और आपको दूर से एक स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है, तो आप क्या फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा देंगे? दूर से दिख गया ना, क्या करोगे? आप आराम से पाँव उठेगा, खुद बाकी सारे काम, जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो लोग समझते होंगे, सारे काम ऑटोमेटिकली चल रहा था, आपका पाँव खुद ही एक्सीलेटर से हटेगा, खुद ही आप आराम से पाँव रख देंगे, है ना? ये सेंसर ने इस चीज को सेंस किया है। अगर सपोज कर आप 100 की स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई सामने आ गया, तो क्या बोलेंगे? अरे वाह, आ गए आप। क्या करोगे ऐसे में? एकदम से आप ब्रेक मारेंगे, आपको एकदम पाउंड यूं ब्रेक मारेंगे आप, और जो आपने जोर से पाँव रखा है ना, इस चीज को ये सेंसर सेंस करो, फौरन आपकी बेल्ट लॉक हो जाएगी, और जब वो लॉक हो जाएगी तो आप मूव नहीं करेंगे जगह से। अब भी उसको तो नहीं पता ना सामने बंदा आएगा, दीवार आ गई, उसको तो नहीं पता ये, है ना? तो वो बेल्ट लॉक कर देगा। आप उस दौरान में अगर खुदा खासा गाड़ी यहाँ कहीं से टकरा गई, तो आप जहाँ बैठे थे वहीं रह जाएंगे। और ये काम आप चेक कर सकते हैं, बेल्ट को पकड़ें, झटके से खींचें और देखें आप लॉक होगी वो, और नहीं लॉक हो रही समझ लो खराब है बेल्ट, अगर लॉक नहीं हो रही। अच्छा एक बात और सुनो, यहीं पर रुक के, उतनी बात निकले, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। सेंसर सिचुएशन को सेंस कैसे करता है, ये भी एक बड़ी जबरदस्त साइंस है। देखें आजकल सेंसर बेस्ड जो चीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे हर वक्त के यूज में, वो है स्मार्टफोन्स।
टच स्क्रीन वाले जो मोबाइल फोन्स है ना, ये हमारी कॉमन यूज वाली चीज़ है जिसके अंदर सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता चलेगा कि वो जो सेंसर है उतनी जल्दी में सेंस करता कैसे चीज़ों को। आप अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए, सही है, और उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऐसे आराम से नीचे करें, आराम से लिस्ट नीचे जाएगी। अगर आपने आराम से उसको टच किया ना, ये आराम आराम से नीचे जाती है लिस्ट। आप स्पीड में टच करते हो तो क्या होता है, वो स्पीड में जाती है। ये जो आपका टच करने का अंदाज है ना स्क्रीन को, इससे ये आपके मूड को सेंस कर रहा होता है। आप जितनी देर में उसको टच करते हैं ना, इतनी देर में इसका जो प्रोसेसर है वो आपके हाथ की स्पीड नोट करता है। सेंसर आपके हाथ की स्पीड नोट करता है और प्रोसेसर को भेजता है रैम के जरिए कि भाई इसने इतनी स्पीड से हाथ चलाया फ़ोन पे, वो उतनी स्पीड से स्क्रीन को नीचे लेके जाएगा। आप स्पीड में ले जाएं इसको तो क्या होगा, वो इतनी देर में आपके हाथ की स्पीड नोट कर लेगा सेंसर, और प्रोसेसर को मैसेज भेजेगा तेज़ी से स्पीड में टच किया गया स्क्रीन को, वो स्पीड में लेके जाएगा नीचे। इसी वजह से तो जिन फ़ोन्स में रैम कम होती है वो फ़ोन हैंग बहुत होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की बात हो रही है। वो सुनो सुनो, वो क्यों होता है, जब भी आप कोई कमांड देते हैं ना तो वो एक आर्टिफिशियल एक मेमोरी होती है, जिस मेमोरी के अंदर वो जाके स्टोर होता है। जब वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है तो वो कमांड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। आप किसी फ़ोन की अगर मेमोरी कम होती है ना, आप उसमें ये काम करके स्पीड में फ़ोन कैसे टच करना शुरू कर, पहले तो वो थोड़ा हैंग होगा, उसका रुक जाएगा। आप टच करोगे बोलेगा निकल ले, मैं कर ही नहीं रहा कुछ। क्यों, रैम कम है। आपने एक कमांड दी, वो फंक्शन अभी परफॉर्म हुआ नहीं था, आपने दूसरा फंक्शन दे दिया, वो क्यू पे आ गया। एक और आपने बार टच कर दिया, अभी पहले दो फंक्शन परफॉर्म हुए थे, तीसरा एक और क्यू में लग गया, एक और क्यू में लगा, आखिर मतलब जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करा, निकल ले। वो हैंग हो जाएगा। फिर हम ऐसे में बैटरी निकाल के वापस लगाते हैं, सेट हो जाता है। क्या भाई, मैं यहाँ फोन नहीं पढ़ा रहा तुझे, वो सेंसर वाली बात आई थी। आईफोन की मेमोरी कम हो, रैम कम होती है, लेकिन उसकी स्पीड ज़बरदस्त स्पीड होती है, वो हैंग भी नहीं होता। आईफोन के अंदर वो जो छोटी सी जो उसकी मेमोरी होती है ना, उसको उन्होंने मैनेज बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है। एंड्रॉयड में और आईफोन में फ़र्क यही होता है कि उसके अंदर जो है ना, जो आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना, उसके अंदर समझो कि एक ही वो है मेमोरी, उसी के अंदर हर चीज़ मौजूद है। आप जैसे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें हैंग वाली प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसमें जो आपके पास जो भी स्पेस है ना, उसको आपने प्रॉपरली मैनेज किया हुआ होता है। आप उसमें सी ड्राइव बनाते हैं, एक डी ड्राइव बनाते हैं। सारी जो कंप्यूटर की चीज़ें होती है, विंडोज़ वगैरह, वो सब आप सी पे रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आप डी में रखते हैं। आईफोन में पार्टीशन बने हुए होते हैं पहले से, तो उसमें जो छोटी सी मेमोरी होती है ना, वो मैनेज बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई होती है। आईफोन इसलिए हैंग नहीं होता। और भाई ये फ़ोन बंद कर दो यार, हाँ। टाइम तो देखें, हर जगह कांस्टेंट है, हर चीज़ यूनिट टाइम के हिसाब से बात हो रही है, हर चीज़ एक सेकंड के चेंज के हिसाब से चल रही है। तो 1 सेकंड का चेंज का मतलब 1 सेकंड, यानी कि कांस्टेंट टाइम है, हर जगह पे वेरिएशन आ रही है या तो डिस्प्लेसमेंट में। हाँ, हाँ चेंज कांस्टेंट है बिल्कुल। जो भी चीज़ आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो यूनिट टाइम में चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन 1 सेकंड। अगर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी का चेंज इन 1 सेकंड। अगर आप जर्क की बात कर रहे हैं तो जर्क इज एक्सेलरेशन का चेंज इन 1 सेकंड। हर चीज 1 सेकंड के हिसाब से हो रही है। हाँ यार, ये चीज जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने बोला भी था, बहुत आसान सी बात है ये, मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी। लेकिन मैंने देखा अक्सर बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं। मैं इसके ऊपर दोबारा से एक बात कर देता हूँ, जरा ये टॉपिक पहले निपटा लें पूरा, मैं इसके ऊपर मजीद बात करने को कर लेता हूँ। ये बताओ सब यहाँ तक पहुंच गए? इसके बाद एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, इस फॉर्मूले को लिखने के बाद लिखें एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डैश। डैश लगाना, डैश में क्या आएगा डिस्कस करके लिखते हैं। डैश मतलब वो डैश मत लिख देना, लाइन लगा दें, हाँ। एरिया अंडर द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डैश। अच्छा, एरिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। एरिया बताओ कितनी डायमेंशंस का मल्टीपल होता है? दो। कोई सी भी दो डायमेंशन का मल्टीपल होता है एरिया, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम एरिया की बात से इसी की एग्जांपल ले लो, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो सपोज करो जैसे कि ये आपको ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, किन दो चीज़ों के दरमियान, वेलोसिटी एंड टाइम। अच्छा, मैंने अगर इस वाले पॉइंट को अगर मार्क कर दिया है, तो इस वाले पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो ये देखो डायग्राम क्या बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यानी कि ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है
ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर क्या है, सही ना। तो अगर मैं इसका ये एरिया कैलकुलेट कर लूं तो इस एरिया से मुझे क्या चीज मिलेगी, तो देखें मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, सही है, और बेस की जगह पे बेस, और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। तो अब आप एक चीज जरा गौर करें, ये मैंने 1/2 लिख दिया, बेस का मतलब कौन सी क्वांटिटी है ये, टाइम, और परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड कौन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, अबे डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा t। ये एक ही बात है असल में, मैंने इसीलिए एरो बना दिया कि मल्टीप्लिकेशन हो रही, ऑर्डर चेंज होगा, फर्क नहीं पड़ेगा कोई। तो ये बताइए वी टी किस चीज का फॉर्मूला होता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बनता है उसका जो एरिया निकलता है वो हमेशा क्या चीज बनाता है, वो हमेशा बनाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डैश में बताइए क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अबे इतनी आसान सी बात है, बेस में कौन सी क्वांटिटी है, एल्टीट्यूड में कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, एरिया में ये दो चीजें मल्टीप्लाई करोगे ना, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए दो डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो v इंटू, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो v इंटू टी, वी टी क्या चीज होती है, s, s इक्वल्स टू वी टी होता है। तो ये मैंने वही तो किया है, मैंने लेंथ और ब्रेड दो चीजें मल्टीप्लाई की हैं, कोई नया काम नहीं हुआ, वही आपकी बात बिल्कुल सही है, यही काम हो रहा है। हाफ उसके फॉर्मूले में आता है, अब एक मिसाल है, जैसे सर्कल होता है, सर्कल में तो ये साइड्स का चक्कर ही नहीं होता, लेकिन सर्कल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या चीज है इसके अंदर, रेडियस, रेडियस लेंथ होती है, लेंथ इनटू लेंथ, यानी आर स्क्वायर का ही मतलब हुआ लेंथ इनटू लेंथ। इस तरह वॉल्यूम की जब भी बात होगी तो आपको हमेशा क्यूब का फैक्टर नजर आएगा उसमें, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे अब। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे ये साइड इस तरह नहीं होती वहां पे अलग तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं फिर। तो यहाँ पर जो एरिया आप निकाल रहे हैं ना, वो दो चीजों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो दो चीजें क्या क्या है, वेलोसिटी और टाइम, वी और टी मल्टीप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और इसी तरह से देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे रेक्टेंगल बनता तो ये हाफ लिखा हुआ नहीं आता, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, स्क्वायर का एरिया आपको पता है, दो डायमेंशन मल्टीप्लाई करना उसमें 1/2 नहीं आता। तो जिस तरह की क्या शेप बनेगा उस शेप का फॉर्मूला आपने मल्टीप्लाई करना है। हाँ भाई डन। अच्छा एक काम और करें जी, क्या क्या क्या, हाँ, क्यों चेंज आएगा, नहीं आएगा चेंज, मैं आपको एक मिनट करके बताता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा ज़रा, 2 मिनट रुकिएगा। जीरो से लेकर 20, यार एक काम करो, जरा कैलकुलेटर तो निकालो, क्लास के अब्बू ने इजाज़त दी है, निकाल लें। चल छोड़ दे, मत निकाल, रहने दे, नहीं चाहिए तेरा एहसान, जा निकल ले, रख अपने पास। हम्म, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 2, यानी के 25। नहीं यार, कुछ जो मैंने वैल्यूज लिखे ना उनमें कुछ गड़बड़ आ रही है, वरना ये फॉर्मूला और जो कैलकुलेशन आप करते हैं उनमें एक ही रिजल्ट मिल जाता है। फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसमें जरा सा फर्क आ रहा है। कैलकुलेशन करने में 25 बन रही है और ये ग्राफ 31 शो कर रहा है, वरना मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा देता। उसकी वजह समझे, फॉर्मूले में वो गलती नहीं है ना डायग्राम में वो गलती है, जो मैंने लेबलिंग की है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मैंने 1 सेकंड लिखा है, अब जरूरी नहीं कि अगला जो मैंने 2 सेकंड लिखा है ना वो एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पर नहीं है, देखो ये थोड़ा सा पीछे लिखा हुआ है 2 सेकंड, फिर इसी तरह से ये थोड़ा सा और पीछे लिखा है, प्लस एक और चीज देखें, ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है, इनमें भी फर्क है कुछ, तो इसकी वजह से हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, वरना आप कैलकुलेशन कर लीजिए किसी फॉर्मूले से या ग्राफ से कैलकुलेशन करना, रिजल्ट आपको सेम मिलता है हमेशा, यही ना। एक काम करता हूँ मैं अपना समझाने के लिए ना, एक आपको क्वेश्चन बना देता हूँ, ऐसी अपनी तरफ से बना के बता रहा हूँ। हाँ 30 आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से करोगे ना तो ये 31 बन रहा है,
ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क है इसमें। मतलब ठीक है एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही इसलिए मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा। एक काम करो, इस बात को मजीद समझाने के लिए ना इसका एक रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट करें, लेकिन जो कोई पास पेपर्स वगैरह का सवाल नहीं है, ये मैं ऐसी प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ। चलें लिखें, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और इसके साथ एक ग्राफ बनाइए, ये वाला ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ, ये ग्राफ जो समझे क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ पर मौजूद है वेलोसिटी और यहाँ पर मौजूद है टाइम। ये वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकंड में और टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में। तो भाई देखो ये हम बना दिए हैं एक ग्राफ। कौन रो रहा है ये, कौन है यार, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। यार मुझे देखो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ओए होए, ये इसने सही पॉइंट उठाया बिल्कुल कि ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। अल्डैश, सबर कर लो। हर चीज का ना तुम लोगों को एक्शन रिप्ले देना है। हाँ भाई देखो इस ग्राफ में ना मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। ये है 0, इसे मैंने कह दिया 1, इसे मैंने कह दिया 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 सेकेंड। सिमिलरली, सिमिलरली ये है 10, ये है 20 और ये है 30। सिमिलरली। हाँ भाई अब देखो करना क्या है, मैं क्या चीज़ चाहिए आपको, डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए आपको इस बॉडी का। और इस बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऐसे को वी आई टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, जो भी आप इक्वेशन यूज करना चाहते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको एक और क्या बताया ग्राफ से रिलेटेड, कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मौजूद हो, अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मौजूद हो और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या चीज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देती है, एरिया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे तो लंबी करें, लंबी करने का मतलब कैलकुलेशन पर लगे, या डायरेक्ट इसका एरिया निकालना, दोनों सूरतों में आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। मैं आपको करके बताता हूँ दोनों चीज़ें। अच्छा इस बार अंदाज़ा ये है कि एक्यूरेट वैल्यूज आएंगे दोनों, की मैंने कोशिश ये की है कि वैल्यूज में ना सिमेट्री रहे, जैसे ग्राफ में ये काम नहीं हो पाया था, लेकिन अभी मैंने ट्राई किया कि ये एक जैसी वैल्यूज आए। चलें सबसे पहली बात ये बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? चार 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 चार। तीन तो वो हैं, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और 2 AS इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला कौन सा वाला है, एस इक्वल टू वी टी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज करेंगे जब केस होगा कांस्टेंट स्पीड का। अच्छा अब आप एक चीज जरा गौर करें कि सबसे पहले जब ये बॉडी यहाँ से पहले सेकंड पर जब ये चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है इसका, इस दौरान में इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पहुंची है, इसको आप क्या समझते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी की वेरिएबल वेलोसिटी है? ग्राफ ऊपर जा रहा था इस दौरान में, यानी टाइम आगे बढ़ रहा है और सीधा स्ट्रेट नहीं जा रहा ना, इस तरह से। एक बात बताएं, ये आधा सेकंड है, इधर देखो ये 0 सेकंड है, 0 सेकंड पे क्या वेलोसिटी दिख रही है, 0। आधे सेकंड पे देखो क्या वेलोसिटी दिख रही है, 10। फिर 1 सेकंड पे क्या वेलोसिटी दिख रही है, तो ये एक जैसी वेलोसिटी। भाई हम लोग ऐसे लोग नहीं है यार, हम लोग ऐसे मजाक कर रहे थे यार, आप लोग सीरियस हो गए यार। एक मिनट, हेलो, वालेकुम सलाम यार, मैं आपका तकरीबन 12 बजे तक आ रहा हूँ आज, ठीक है ओके, अल्लाह। हाँ मेरी बात हुई दूसरे बंदे से, शायद मेरे साथ ही आएगा, ठीक है वो, हाँ ओके अल्लाह। हाँ भाई, तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉडी की वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज आ रहा है, एक जैसी वेलोसिटी है? अबे चेंज आ रहा है अकलमंद, दोबारा देखो, दोबारा मैं शुरू, एक मिनट, ओ कंफ्यूज मत हो, ना कंफ्यूज आने की जरूरत है मुझे। इधर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड गुजर रहा है, सही है। ये 1 सेकंड जो है ना, यहाँ पर देखो ये 0.5 सेकंड है,
0.5 सेकंड पे आपको बॉडी की स्पीड क्या नजर आ रही है? 10। 1 सेकंड बाद स्पीड क्या दिख रही है? तो ये चेंज आ रहा है या यूनिफॉर्म हुई? चेंज आ रहा है ना, तो वेरिएबल वेलोसिटी हुई ना। सबर, 1 मिनट, एक और कंपैरिजन करते हैं। सबर 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 सबर। हाँ भाई, 1 सेकंड से लेके जो 3 सेकंड का टाइम है, यानी 1 सेकंड ये वाला, फिर 1 सेकंड ये वाला, ये कितने सेकंड हुआ टोटल? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड, यानी 1 से लेके 3, 2 सेकंड हो गए। इस 2 सेकंड में मुझे बताइए स्पीड क्या दिख रही है आपको? लो भाई, ओ 1 मिनट, 1 मिनट, सबर सबर, अपनी अपनी हालतें बंद करें, जो मैं पूछा सिर्फ वो बताएं। हाँ भाई, यहाँ पर स्पीड क्या नजर आ रही है? ये 20। 2 सेकंड में यहाँ क्या स्पीड है? 20। फिर यहाँ क्या स्पीड है? ये है कौन, जब स्पीड कांस्टेंट होगी ना तो ग्राफ हमेशा सीधा चल रहा होगा टाइम के पैरेलल। अब खुद क्या, 1 मिनट, 1 मिनट सबर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट सबर। यहां से लेके यहां तक बॉडी की वेलोसिटी क्या दिख रही है? 20। ये 20 लिखा हुआ ना वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखो टाइम गुजरा, 1 सेकंड गुजरा, फिर एक और सेकंड गुजरा, स्पीड 20 है। सही है, बात समझ में आ रही है? इसको मैं लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट स्पीड है इन 2 सेकंड्स तक। ये स्पीड इन 2 सेकंड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जो ये पहला सेकंड गुजरा है, क्या आपको यहाँ पे स्पीड ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही? जब स्पीड ऊपर जा रही है यानी कि चेंज आ रहा है स्पीड में, तो उसका क्या मतलब हुआ? स्पीड में वेरिएशन है। तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए लिखवाया था ना, ये वेलोसिटी टाइम है। रोना मत भाई, मेरी हंसी निकल जाती है, मैं किसी को रोते हुए देखता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरे साथ ना ये हरकत बिल्कुल मत करना। भाई देखो, तुम लोग ना दो चीजें मिक्स कर रहे हो। आप लोगों को जो मैंने बात की थी ना, आप जरा एक काम करें, जरा स्टेटमेंट पढ़ें जरा, मैंने क्या लिखवाया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में। पढ़ें, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इन केस ऑफ कांस्टेंट क्या? एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ कांस्टेंट क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। समझ आ रही है बात? यानी चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन कांस्टेंट चेंज है वेलोसिटी में। एक जैसा चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, अलग अलग चेंज नहीं आ रहा, एक जैसा चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, लेकिन चेंज आ रहा है। ठीक है, अब आप जरा देखें, मुझे अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो ये मैं 3 स्टेप में कर सकता हूँ ये काम। नंबर 1 देखें, सबसे पहले ये पहला सेकंड मुझे बताएं। हाँ भाई, ये डायग्राम क्या बनी है? ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में मुझे बताइए वेरिएबल वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए मुझे बताएं कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, एस इक्वल्स टू वीटी या बाकी के 3? बाकी के 3, ऐसे वैसे वीटी यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज देखो, इस वाले पूरे सेटअप को जरा चेक करें। ये जो डायग्राम बनी है, ये फिर से क्या बन गया? ये फिर वेरिएबल वेलोसिटी का केस बन गया। यानी कि ये एक एरिया जो है इसका बन रहा है, एक एरिया इसका ये बन रहा है ट्राइंगल। सही है, एक एरिया ये बन रहा है यानी कि ट्राइंगल। इस बीच में देखें क्या शेप बना हुआ है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, कुछ भी बोल रहे हैं इसको, जो भी डायग्राम बन रही है, इसके बीच में ये एरिया। अगर मैं ये तीनों एरियाज, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है ये, और ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों के एरियाज को अगर आप सम कर देंगे ना, तो पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा डायरेक्ट। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसे मैं नाम दे देता हूँ बी, इसे मैं नाम दे देता हूँ सी। अगर मैं एरिया ए कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो एरिया ए शेप क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 और बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। सही है। तो देखो ए की जगह ए लिख दिया, 1/2 या 1/2। इसमें देखो बेस है टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेकंड का टाइम है, और एल्टीट्यूड 20, इसको आपने 20 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 मीटर। अब आइए बी पे, ये जो बी लिखा हुआ है शेप क्या है? स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो ही बोलना बोलना। इसका क्या, बल्कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस बन रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक 20, तो 2 × 20 यानी कि ये 40 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। सी का बताइए, अगेन ट्राइंगल बन रहा है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, अगेन वही वैल्यूज आ रही हैं, यानी के 1/2। हाँ, बेस कितनी है इसकी? 3 से लेके 4, यानी के 1, और एल्टीट्यूड वही है 20, यानी कि अगेन 10 मीटर। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, तमाम एरियाज को सम करते हैं।
यानी कि 10 प्लस 40 प्लस 10, यानी कि शी इज द आंसर। और अगर आप यहाँ पर s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर भी s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं, और यहाँ पर s इक्वल्स टू वी टी फॉर्मूला लगाएं, इन सबको सम करें, यही आंसर आएगा। मैं नहीं करके दे रहा, खुद कर लेना। हाँ, क्या क्या इसमें 2 कहाँ से आया? ये यहाँ से, ये जो स्क्वायर है ना, सी की बात की आपने, बी की बात की है, बी बीच में जो है ना, तो देखो यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, इस चीज का एरिया मुझे चाहिए ना, तो ये 1 से शुरू हुआ, एंड कहाँ पर हो रहा है? 3 पे। 1 और 3 के बीच में कितने सेकंड का टाइम आया? 2। अब इसी तरह देखो सी के ऊपर मैंने बेस यहाँ पे 1 लिखा है, क्यों? ये इसकी बेस है 3 से लेके 4, 3 से लेके 4 कितने सेकंड गुजरे? 1 सेकंड गुजरा, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे आप। डिफरेंस कैलकुलेट करना है असल में। हाँ, कुछ भी नहीं है सर, इसका कोई एक शेप नहीं है, इसको आप डिवाइड ही करेंगे हमेशा, ये कोई एक शेप नहीं कहला सकता। नहीं, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों चीजें साथ आ रही हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था किसी पाँच बजे ताल्लुक, मैंने ऐसे ही बना दिया अपनी मर्जी से। ये कैलकुलेशन इस टाइप की मैंने आते हुए कभी नहीं देखी, कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने इसलिए बना के दिखा दिया। एक चीज जरा गौर करो, हाँ भाई एक चीज जरा गौर कीजिए, यहां से जब पहले सेकंड की हम बात कर रहे हैं, 0 से लेके 1 सेकंड, इस 1 सेकंड के ड्यूरेशन में बताइए वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई है? 0 से कहां गई है? 20 पे। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी कितना है पहले सेकंड में? 20 मीटर पर सेकंड। इस बात पर कोई एतराज तो नहीं है? एक सेकंड का टाइम गुजरा तो स्पीड कहां पहुंच गई? 20 पे। यानी कि एक्सेलरेशन इसकी कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बन गई? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मैंने सही कैलकुलेट किया, सिर्फ एक सेकंड की बात हो रही है, ओवरऑल बात नहीं हो रही अभी। तो देखो मैं अगर इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल S1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना है? S1 है। तो मैंने इसके लिए देखें फॉर्मूला लगाया, S1 इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड बताओ कितनी है? 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल टू 0, प्लस इस एक सेकंड की एक्सेलरेशन कितनी थी? 20। टाइम कितना गुजरा है? 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, और अपॉन में क्या आ गया? 2। S1 बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10 मीटर आ जाएगा। आपने ये एज और कैलकुलेट किया था, 10 मीटर कैलकुलेट किया था, समझ आ रही बात? तो आप चाहें तो उसका एरिया निकाल लें या फॉर्मूला लगा लें, बात एक ही है। दूसरा नंबर है, बताइए यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट स्पीड वाला फॉर्मूला लगाओगे या दूसरा? कितनी देर का ड्यूरेशन है यहां से लेके यहां तक? 2 सेकंड। और प्लस एक और बात, 2 मिनट रुक जाए, अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो यहां से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप देख लें S2 2 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 40 मीटर बना था, वही वैल्यू आ रही थी यहाँ पर। और ये सेम कंडीशन है, इसके ऊपर जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसका आंसर भी 10 निकलेगा। समझ आई बात? इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पर? 20, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई? चेंज कितने का आया? 20। एक्सेलरेशन सेम निकलेगी, और आप वही कैलकुलेशन करेंगे वी आई टी प्लस हाफ ए टी, उसका फिर 10 निकलेगा आंसर। आप इसको इस तरीके से सम कर लें, या फिर दूसरा वो है तरीका, एरिया निकाल लें। अब एक बात मुझे बताओ, 3 बार ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है या एरिया निकाल लेना ज्यादा आसान है? ये ज्यादा इजी है ये। और एक बात और याद रखें, इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा ना, डायग्राम बड़ी सिंपल होगी, ये बात दिमाग में रखें, आपको कोई इंटीग्रेशन वाली डायग्राम नहीं दी जाएगी कभी भी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना, ऐसी बड़ी सिंपल सी डायग्राम होगी, आप उसको देख लीजिए क्या डायग्राम बन रही है, क्या शेप बना, उसके हिसाब से एरिया निकाल लें। इसको कॉपी करो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
कौन है, किधर है? हाँ भाई, रिमोट किसके पास है? ओ भाई छोड़ो यार, 2 मिनट रह गए वैसे ही क्लास के। हाँ भाई, एक और काम करें, एक और काम करें। एक बॉडी है, सही है, सिर्फ जबानी बात करेंगे, अभी लिखेंगे नहीं कुछ। एक बॉडी है, उसके बारे में कहा जा रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड, और इन 2 सेकेंड्स, टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब पहले एक मिनट, सबर सबर, पहले तो ये बताएं कि ये जो मैंने केस बताया है कांस्टेंट वेलोसिटी या वेरिएबल? क्योंकि वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई और कहाँ पहुंच गई, कितनी देर में? 2 सेकंड में। एक्सेलरेशन निकालिए, 50 का चेंज आया 2 सेकंड में, यानी कि 25। 50 का चेंज आया कितनी देर में? 2 सेकंड में। तो चेंज इन वेलोसिटी 50 डिवाइड बाय 2 किया, 25 इसकी एक्सेलरेशन आ गई। मैंने अलग से एक्सेलरेशन नहीं बताई आपको, लेकिन एक्सेलरेशन समझे आपको पता है। अब मैं आपसे बोलूँ अगर कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। जबानी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया भाई, वी आई कितना रख दिया? 0। टाइम रख दिया 2। ये तो हो गया 0, 0 × 2 0। फिर आइए ए के ऊपर, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है? 25 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर। 25 × 4 डिवाइड बाय 2 करिए, यानी हाफ ए टी स्क्वायर था ना, 50 मीटर का डिस्टेंस बन रहा है। यही सवाल मैं आपको इस तरह भी दे सकता हूँ। यही क्वेश्चन हम यूं बना लें अगर, कि भाई लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। 0 से शुरू हुआ, ये मान लो 25, सॉरी, ये मान लो 25, ये मान लो 50, ये मान लीजिए 1 सेकेंड, ये मान लीजिए 2 सेकेंड। ये टाइम है सेकेंड्स में और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। अब देखें, ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी बताई ना, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, ये बात मैंने आपको इस ग्राफ से बता दी डायरेक्ट। ये ग्राफ बना हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस, जो कि बिल्कुल गलत बनेगा इस तरह अगर आपने बना दिया तो। हाँ भाई, अगर मैं बोलूँ हाँ भाई कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, वी और टी का ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है आपको? इस ग्राफ को कहाँ से स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं आप? स्पीड कहाँ पर एंड हो रही है? यानी कि ये बन जाएगा 0 इसका वी आई हो गया और 50 इसका वी एफ हो गया। टाइम कितना लग गया? 2 सेकंड। एक तो तरीका ये है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल वेलोसिटी का ये केस है, आप ऐसे वैसे वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। फिर आप सोचेंगे एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो एक्सेलेरेशन निकालनी पड़ेगी पहले, और फिर आप वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बजाएंगे। इससे बेहतर ये नहीं है सीधे सीधे उसको ट्राइंगल की शक्ल में इसका एरिया निकालना। एरिया निकालिए, कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला था? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड था, सही है। अब ये जो बेस है ये कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? 2 अपॉन में एक 2 लिखा हुआ है, और स्पीड कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक? ये दोनों कैंसिल होगा, यही आंसर आया था आपका डायरेक्ट। कोई ज़्यादा आसान नहीं है। अब एक और काम करते हैं, सबर। आपको ट्राइंगल के एरिया का तो फॉर्मूला याद होगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अगर मैं इस तरह की एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं, अगर मैं ग्राफ यूं ड्रॉ करूं, एक ये आ गया वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आ गया, ये 0 आ गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें 25, यहाँ पर आप लिख दें 50। और मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप जो है आफ्टर 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के दरमियान का ये जो लाइन है, बस मुझे आपसे कहा जाए कैलकुलेट द एरिया अंडर द लाइन। इस बार कोई डायग्राम में क्या बने, एक लाइन बनी हुई है ना खाली, इस लाइन के अंदर का एरिया निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। या ये कह जाए कैलकुलेट डिस्टेंस आफ्टर 1 सेकेंड अगर कहा जाए, तो आफ्टर 1 सेकेंड आप ग्राफ को यहाँ से देखना शुरू करेंगे। ये बताओ डायग्राम क्या बन रही है ये? हाँ, आफ्टर 1 सेकेंड के बाद, मतलब ये जो लाइन शुरू हो रही है 1 सेकेंड के बाद से शुरू हो रही है ना, और जहाँ पर भी एंड हो रही है वहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये बताओ ये शेप क्या बना? स्क्वायर। इसका एरिया निकाल दीजिए, कितना एरिया बनेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 2, और वेलोसिटी कितनी है? अब इसी तरह से ये जो ग्राफ मैंने बना के दिखाया है ना, ये मैंने इन दो चीजों को समझे कनेक्ट कर दिया आपस में। ये काम मैंने यूं किया था, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, फिर स्ट्रेट चला, फिर वापस बॉडी रुक गई। इसके अंदर 3 डायग्राम्स बन रही हैं, तीनों शेप्स आप जानते हैं, तीनों का एरिया आपको पता है। उससे आप डिवाइड कर लीजिए इस तरह से अलग अलग, ये इसके ऊपर ट्राइंगल का एरिया बनेगा,
यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी शेप बन रहा है उसका बना दीजिए। ये ज़्यादा इजी काम है। ग्राफ जो है ना वो फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा आसान होता है हमेशा। और एक बात और सोच के आप खुश हो जाएं, आप लोग अभी इनिशियल लेवल पर है ना, आपको कोई इंटीग्रेशन वाली डायग्राम थोड़ी दी जाएंगी, ना दी जा सकती हैं। समझ आ रही बात? तो इस बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई ग्राफ से रिलेटेड डायग्राम बनी हुई आएगी, सिंपल डायग्राम होगी, ज़्यादा चिक चिक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिंपल से डायग्राम आएगी, ऐसी ट्राइंगल रेक्टेंगल टाइप की चीज़ें बन रही होंगी, आपने एरिया निकालना उसका। सिंपल। हाँ हाँ वो बिल्कुल हो सकता है, कर देते हैं बल्कि। अगर आप कर दें इसको, ये लीजिए बन गया ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा। अब बताइए इसका एरिया क्या बनेगा? पूरा नहीं, 5, ट्राइंगल 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो इसको मैंने सी कहा है ना, ये क्या था, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड और डिवाइड बाय 2 करना था। अब इसकी जरा बेस बताएं क्या बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ, आप यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। और एल्टीट्यूड कितना आ रहा है इसका, 20, यानी अब ये 20 बन जाएगा। यहाँ पे सी में आ रहा था ना 10 आंसर, ये 20 बन जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक ऐसी यूनिफॉर्म डायग्राम बनाई जो मैं आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। अब उसके ऊपर आप इस एक्सप्लेनेशन की बेस पे कोई भी कंडीशन लगाते जाएं। ये यूं भी बन सकता था मिसाल के तौर पे, एक बॉडी है, ये इस तरह ऊपर गई फिर इस तरह नीचे आ गई, डिस्टेंस बताएं क्या हुआ। ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये क्या बन रहा है, डायरेक्ट ट्राइंगल। इसमें वो सब कहानियां करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अगर इसमें वैल्यूज लिख दूं, ये 0 लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख दूं 1 सेकेंड, यहाँ मैं लिख दूं 2 सेकेंड, यहाँ पे की स्पीड लिख देता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लें, कह रहे हैं जबानी कैलकुलेशन करें, 30 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर निकलेगा। 30 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर्स। ये काम करना है आपने, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकती है। तो ग्राफ की कैलकुलेशन से डरे नहीं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ये ज़्यादा आसान चीज़ है। सही है। हाँ भी, तो क्या ख्याल है आज की अदालती कार्रवाई खत्म करें? वैसे तो मुझे पता है तुम लोगों का दिल नहीं चाहता कि फिजिक्स की क्लास खत्म हो, आप सबको फिजिक्स बहुत पसंद है, लेकिन टाइम लिमिटेड है हमारे पास, मजबूरी है। एक तो मेरी बेइज्जती हो जाए, पब्लिक ऐसा खुश होती है कि बस।
एक एक करके कराने लग गया बेटा। एक बात का जवाब दो सीरियसली, अगर मैं सारी बताने लग गया, सिलेबस हमारा बहुत बड़ा, इस बात को समझो। व्हाट्सएप पे जिसने मुझसे पूछा मैंने उसको बताया ना। अगर मैं, बात ये सुन लो, अगर चलो मैं आज की क्लास इसके नाम तुम्हारे सामने कर देता हूँ, खैर है, ये आज भी कंप्लीट नहीं होगी। सिर्फ आपका मसला है, आपका मसला हल हो जाए, उनका, आपके 6, उनके 8, उनके 13, उनके 12, उनके 7। अच्छा मैं सीक्वेंस से सारे करा दूं? हाँ पेपर, अब बेटा ये वलीद भाई से लेना। हाँ C2H4Br2 होगा। हाँ सारे कर लिए, बहुत अच्छी बात। देखो बेटा मैं आज की नाम, इसका मतलब है कि मैं आपको ज्यादा शीटें दूंगा तो मैं फंसूंगा, ज्यादा शीटें दूंगा तो मुझे ज्यादा सॉल्व करानी पड़ेगी। अरे कैसे करोगे, फिर बोलोगे सर ये शीटें करा दें। चलो आज का नाम, आज की रात, आज की क्लास इस शीट के नाम करते हैं, क्योंकि पहले ही 1.25 घंटा रह गया है, पहले ही 1.25 घंटा रह गया है। सही है मेरा बेटा, हमने पढ़ना बहुत सारा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहला सवाल किसने नहीं किया ये बताओ, पहला सवाल किससे नहीं हुआ? आपसे नहीं हुआ, बड़े दुख की बात है और बहुत अफसोस का मकाम है। फर्स्ट क्लास है बेटा, तो उसके लिए आपको वलीद से लेने पड़े, वलीद आज आया नहीं है। अच्छा अगर आप लोग थोड़ा सा खामोशी करेंगे तो मैं एक एक करके अपने आप को तकलीफ में देते हुए ये एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, प्लीज। तो भर बेटा वो शीट तो नहीं है अभी, बेटा वो शीट वलीद के पास होती है, वो ऑफ पर है आज, वो कल आएगा। प्रॉब्लम ये मेरा बेटा। बेटा पहला वाला एमसीक्यू किसने नहीं और किससे नहीं हुआ? पहली वाली, जब मुझे इससे अंदाजा हो रहा है कि मैंने स्टेशियोमेट्री जो आप लोगों को पढ़ाया है वो बेकार गया बड़ा। अच्छा ये वही ना बात, ये नहीं आए थे इसलिए परेशान है। अब जो नहीं आ रहा है बेटा उसके लिए तो मुश्किलात होंगी ना, जाहिर सी बात है। चलो अब मैं आइंदा शीटें ना कम दूंगा बेटा आपको। नहीं नहीं क्या हो गया, आप फिर बोलोगे सर ये शीटें, मुझे बताओ ईमानदारी से, आप क्या कह रहे हो? सारी सीक्वेंस से करा दो। कोई और टीचर करा रहा है सारी सीक्वेंस से? जब मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, लेकिन 11 से 12:30 1 बजे तक किसी की व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता, और किसी टीचर ने आपको बोल दिया नंबर, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। क्या चीज? क्या? चलो आज, अब देखो तुम सिर्फ क्लास में ना कोर्स की रफ्तार देखना, सिर्फ सिर्फ बेटा कोर्स और कोर्स की रफ्तार देखना। मैंने हैदराबाद कैंपस में इस चैप्टर की 3 शीटें दी हैं। नहीं नहीं नाइंसाफी की बात नहीं करो मेरा बेटा, इस बात को समझो। पहला एमसीक्यू पास्ट पेपर, पास्ट पेपर एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू ये है इक्वेशन C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O at STP how many liter of oxygen are needed? ऑक्सीजन का लीटर पूछ रहा है, 215 लीटर ऑफ प्रोपेन। अब खुद बताइए ये रिलेशनशिप क्या है? बहुत तकलीफ के साथ इसको कहते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसका फार्मूला अगर नहीं 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 देखो छोड़ो, मैं बता दे, मैं लिख ही रहा हूं तो मैं एहसान क्यों लूं। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का सवाल में मुझे दुख इस बात को रहा है, सबसे आसान सवाल अपॉन, नहीं ये फिर हमने गड़बड़ कर दी। मास वॉल्यूम में वॉल्यूम एट एसटीपी करते थे, ये फार्मूला याद करना मेरा काम नहीं है, मेरे बच्चों का काम है। तो वॉल्यूम कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम कोफिशिएंट 5 अपॉन कोफिशिएंट 1, रिक्वायर्ड वॉल्यूम O2 अपॉन 5। बताओ कितना आसान सवाल जिसमें 2 मिनट लगे।
नहीं बेटा वो नहीं रखो ना, फिर तो आप सब में रखोगे तो एक तरीके का है ना मेरा बेटा, हम फॉर्मूला चेंज क्यों करें। दूसरा, by heating 25 ग्राम limestone the weight of carbon dioxide, limestone का फार्मूला बताओ, CaCO3 किसमें टूटता है बेटा, ये सवाल मैंने क्लास में कराया था, लेकिन अब शीटें तो मैं सॉल्व करा रहा हूं पूरी, तो ये फिर दोबारा कर लो ताकि नए बच्चों का फायदा हो जाए। अब द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वेट पूछ रहा है, तो बताओ ये रिलेशनशिप क्या है, मास दिया हुआ है, मास पूछ रहा है, फार्मूला बता दो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेटा नए बच्चे इस रिलेशनशिप का फार्मूला लिखते रहना, बल्कि लिखो नहीं, पिक ले लो, इसकी लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इतने तो मेरी बात माने आप लोग। गिवन मास क्या होगा इसका, इसी का मॉलिक्यूलर मास। अच्छा सुन लो, मॉलिक्यूलर मास का मतलब जितने कोफिशिएंट हैं सबका मॉलिक्यूलर मास, ये बात याद रखना। ये आएगा 40 + 12 52 + 48 100, रिक्वायर्ड मास CO2,